हाउ मच टाइम डू यू थिंक, आपको क्या समय लगता है कि कितना समय डेडिकेटेड तरीके से हमें प्रीलिम्स को देना चाहिए? तो 1 घंटे में 6 एडिटोरियल आए, 2 ही एडिटोरियल पढ़िए, आगे बढ़िए, और बस आई कैचिंग चीजें 1-2 लिख के आगे बढ़िए। तो आई थिंक इवन यू डू दैट, द बेयर मिनिमम, यू विल बी डू एक्सपोनेंशियली वेल। और एक बार पढ़ लें कि क्या, भले ही आपने लिखा नहीं है पर उसका आंसर पढ़ लें, तो आप रेप्लिकेट करने लगेंगे धीरे धीरे। तो ये एक अच्छी चीज़ है जो एमजीपी के साथ है। तो दीपेन सर की क्लासेस में एक चीज़ अच्छी होती थी कि उनके हैंडआउट्स बहुत अच्छे हैं, तो रीडेबिलिटी अच्छी होती थी। एक बार अगर वो समझ लिया सर की क्लास में डायरेक्ट, तो हैंडआउट्स बहुत जल्दी रिवाइज अपन कर सकते हैं। और उससे ज़्यादा मुझे जो सबसे काम की चीज़ लगी तो आंसर राइटिंग पार्ट, कि एक टॉपिक पढ़ा हाफ एन आवर में 1 आवर में, उस पर एक आंसर लिखा। बिकॉज इफ़ यू आर पुटिंग द हार्ड यार्ड्स, then you know that you have done everything from your side. Like I have revised monthly compilation twice. I have read the whole compilation. Have some patience. Take an informed decision. If you want to come out of this exam loop, even that is a wise decision. But take it in an informed manner, not being driven by emotions. So many congratulations to all of you. So now today we have Ashish, who secured 8th rank in the civil services exam. We have Saurav, who has secured 23rd rank, and we have Ayush Rotria, who has secured 109 rank in the civil services exam. The good news is that these two kids, they have cleared it in the very first attempt of the civil services exam, and Ashish has been able to clear it though in the 5th attempt. Finally, he's gotten a rank, so now he is free from the examination. So my first question to all of you is that what were you doing when the result came, and what was your immediate feeling, Ashish? Actually, sir, there was already an anticipation that result would come today or tomorrow. So the night before, I could not sleep. I was restless whole night. So naturally, I was sleeping in the daytime, and suddenly my phone rings up, and my friend calls me and he says, भाई कमाल ही कर दिया तूने तो। मैं क्या कर दिया मैंने? Tell me. मतलब ऑल इंडिया रैंक 8th। आई डिड नॉट बिलीव हिम। मैं मजाक कर रहा होगा शायद। तो मैंने बोला कि रोल नंबर टैली कराओ। Then he then said the roll number and it matched. Then also I didn't trust him. First I will check. Then I checked on the website. I told my parents and we all cried. We all cried a lot that day. So that was my natural reaction. No, it has taken you some time, so therefore so this examination does make you cry. Yes. Even if it ends well. Saurav, क्या कर रहे थे? Sir, so I was of this state कि जैसे ही रिजल्ट आना है वैसे ही मुझे देखना है. So I was glued to the laptop and मतलब सर उस टाइम पे लग रहा था कि कैसे तुरंत आ जाए रिजल्ट, उतना ज़्यादा एंटिसिपेशन था. एंड ऑब्वियसली तो इसका मैं स्टोरी बताता हूँ सर. एक्चुअली मेरे को उस दिन पता चला यूपीएससी की 2 वेबसाइट्स होती है. एक एनआईसी करके, मतलब यूपीएससी एनआईसी ऐसे भी वेबसाइट होती है. तो ऐसा लोग कहते हैं, या मतलब ऐसा वो रूमर है कि रिजल्ट पहले वहाँ पे अपलोड होता है. तो मैंने दोनों वेबसाइट खोली थी, एक जो ओरिजिनल जो फेमस वेबसाइट है और एक एनआईसी वाली भी. तो मुझे लगा था कि जहाँ पे अगर मान लीजिए 2 सेकंड पहले भी अपलोड हो जाएगा तो मुझे 2 सेकंड पहले देखना है. तो थैंकफुली सर अभी किसी ग्रुप पे आया नहीं था कि रिजल्ट आने वाला है, लेकिन एनआईसी वाला जो वेबसाइट था वो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो रहा था मेरे उस पर. वो सेटिंग ऐसा था कि ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो रहा था. तो एनआईसी की साइट पे रिजल्ट अपलोड हुआ, सबसे पहले अपलोड हुआ. किसी ग्रुप पे किसी को कुछ नहीं पता था. हिंदी में अपलोड होता है पहले उस पर. तो मैंने देखा, और हिंदी सर ऑल्दो मेरे ठीक है, बट वो एक साथ लगातार हिंदी के नाम देखना बहुत टायरिंग हो जाता है, क्योंकि हम लोग का आदत नहीं है इंग्लिश वो देखते हुए. तो बहुत दिमाग खराब हो गया, मतलब कि वो स्ट्रेस में वो लगातार वो हिंदी का नाम स्क्रॉल ही नहीं हो पा रहा है. लेकिन तब तक ग्रुप पे आगे कि इंग्लिश रिजल्ट आ गया है, और ये हार्डली मुझे लगता है कि 5-6 सेकंड का गैप होगा. मतलब 1 मिनट. मतलब You with family or friends? नो, सो एक्चुअली आई वाज विद माय मदर एंड उनको बोल दिया था कि तुम रूम में ही रहो, कहीं और मत जाओ. नहीं तो वो देखा इंग्लिश वाला रिजल्ट, एंड कंट्रोल एफ मैं नहीं कर सकता हूँ. मतलब मैंने प्रीलिम्स का रिजल्ट, मेंस का रिजल्ट, हिंदी वाली पीडीएफ थी तो ऐसे भी कंट्रोल एफ वो नहीं. तो तब तक तो इंग्लिश वाली आ गई सर. तब तक ग्रुप में मैसेज आ गया कि इंग्लिश मतलब वो फाइनल रिजल्ट. मैंने मेन वेबसाइट पे गया, फाइनल रिजल्ट अपलोडेड था, इंग्लिश में था. तो सांस ली कि चलो इंग्लिश में पढ़ते हैं. एंड कंट्रोल एफ मैं नहीं कर पाता हूँ. मतलब प्रीलिम्स, मेंस और फाइनल रिजल्ट भी मैंने सोचा था कि स्क्रॉल करेंगे, क्योंकि मेरे को वो एक बार प्रीलिम्स में कैसे पॉसिबल ही नहीं है. प्रीलिम्स में नहीं, वो उसमें भी सेंड, मतलब आप देखेंगे तो रिजल्ट जो आता है वो उस हिसाब से होता है कि 030832, तो उस हिसाब से वो होता है.
तो मेरे को वो ठीक है, मतलब धीरे धीरे शॉक लगे तो वो मैं एब्जॉर्ब कर लेता हूँ, एक बार वाला मैं नहीं कर पाता। तो थैंकफुली सर स्क्रॉल करना था, ज़्यादा स्क्रॉल नीचे करना नहीं पड़ा भगवान की कृपा से। तो सर यही था रिएक्शन। एंड मम्मी को बताया, गले लग गई, मम्मी काफ़ी खुश हो गई। एंड सर यही था। उसके बाद पापा को बताया, लगातार फ़ोन किया, फ़ोन आने लगे। तो सर यही था। और आयुष आप क्या कर रहे थे? सर मैं खाना खा रहा था, देन आई वाज विद माय फ्रेंड एंड ही that time the list came, we were waiting, we knew that the result was coming today, so on groups it was coming that result is coming. So he also just scrolled and my name was top because my surname is unique, so he just scrolled and on the third page, like before we could I could even grasp what is happening, on the third page it was my name at the top. So I was thankful that it happened, and then I called home and told them that I have qualified and it was all good. So this is about your feelings, but briefly can you अपने बारे में कुछ बता सकते हैं? अपने कहाँ से हैं आप और आपके परिवार में कौन कौन है? आपकी स्कूलिंग कैसे रही? आपका कॉलेज क्या रहा है? Sir, I was born and brought up in Nadbai तहसील of भरतपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। सो वहाँ तक मैंने अपनी 10वीं की पढ़ाई करी। फिर उसके बाद 11th-12th I did from Jaipur. After that, I gave my JEE entrance exam and I went to IIT Kharagpur for a dual degree course from 2012 to 2017. It was in the discipline of manufacturing science and industrial management. So from there, I got campus placement and I was working in Gurgaon with Cognizant. And when I worked for around 1 year, then I realized that I might not fit here for a longer term. So I resigned and then I came back for preparation. And who else is there in your family? So I have my parents and my elder sister. She's married, so my brother-in-law is also there. यस सर। सो मेरा संक्षिप्त परिचय कुछ इस प्रकार है कि मेरा नाम सौरभ शर्मा, जैसे आप जानते ही हैं, एंड आई हैव बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप इन उत्तर प्रदेश। आई हैव माय नेटिव रूट्स इन बिहार एंड स्कूलिंग। बिहार में कहाँ से? सर माय मदर इज़ फ्रॉम ईस्ट चंपारण, मोतिहारी, वेरी हिस्टोरिक टाउन, एंड पापा गोपालगंज। एंड मेरा जन्म सर फतेहपुर में हुआ था, कानपुर और इलाहाबाद के बीच में डिस्ट्रिक्ट है, एंड आई करंटली लिव इन कुशीनगर। स्कूलिंग प्रिटी मच फतेहपुर में जब तक था फतेहपुर में हुई, कुशीनगर में था तब तक हुई। देन सर फॉर 11th and 12th आई वेंट टू कोटा ऑल्सो, बिकॉज कुशीनगर में उतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी फॉर स्कूलिंग, इवन लाइक फॉर नॉर्मल 11th-12th बेसिक स्कूलिंग। एंड थैंकफुली आई क्लियर्ड IIT JEE in 2018. I joined IIT Delhi and spent beautiful 4 years of my life there, and I was placed into McKinsey & Company as a management consultant. But I had made my mind that I have to write civil services, because in 2018 was a very eventful year for our family, क्योंकि my elder brother made into the Indian Police Service that year, the real elder brother. So I have we are total 4, two sisters, one elder brother, and the last one is me. So he made into the Indian Police Service, and I was very clear that I want to write civil services, being inspired from him. So I had been preparing in college, but I also thought to sit for placements. I was placed in McKinsey and worked there for less than a year. Resigned last year, April 2023, and thankfully made it in my first attempt. I have a lot of gratitude to Almighty and all those people, teachers, mentors, and all those forces which has made this feat possible. Ayush? sir, I did my schooling till 6th in Mehwa Tehsil. It is on national highway connecting to Dausa. Then I did my 7th, 8th in Dausa, Rajasthan, and then from 9th onwards I was in Jaipur, Rajasthan. So my family is from Bharatpur district, Vair Tehsil. Then the same story. I did my JEE preparation from there and got 786 rank. Then I went for the 4-year program in mathematics and scientific computing in IIT Kanpur. Then sir, I set for the placement and it was good, and but in that year 21 my father retired in June. So that time I made my mind ki like if I was thinking of the civil services, but I thought let's go for it. So after in November I think I resigned and then came here in December. So then I started my preparation. और फोरम IAS के बारे में आप लोगों को कैसे पता चला सौरभ? सर फोरम क्योंकि मेरे ब्रदर सेलेक्टेड हैं, तो उन्होंने भी बताया था कि अच्छी टेस्ट सीरीज रहती है। तो उस टाइम किस सर्विस में? इंडियन पुलिस सर्विस 2018 बैच, छत्तीसगढ़ कैडर, करेंटली सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नारायणपुर में पहले थे, अभी सारनगढ़ में।
एंड उन्होंने भी बताया था, उनकी भी फोरम कॉपी पड़ी हुई है मतलब मेरे घर पे कहीं, मतलब स्टोर में। तो और क्या नाम था उनका? मैं मिस्टर पुष्कर शर्मा। अच्छा। एंड एक मेरा दोस्त है काफ़ी अच्छा, ही इज़ ऑल्सो प्रिपेयरिंग, तो उनके यहाँ पे ही लिव्स इन JATF, जो तो वहाँ पे फोरम का था, तो उसका भी फोरम का एक्सपीरियंस अच्छा था, तो उसने कहा था कि फोरम बढ़िया है। तो अच्छा। आशीष? सर मेरा भी ऑलमोस्ट सेम है। मेरे को भी फ्रेंड से ही पता चला था कि, और जो लोग पहले से प्रिपेयर करें उन्होंने बोला था कि फोरम ज्वाइन कर सकते हो तुम, स्पेशली फॉर आंसर राइटिंग। तो वही मैंने सोच के मैंने किया था। फिर 2-3 दोस्त थे, हमने साथ में ही कर लिया था ज्वाइन, की चलो स्ट्रेटजी चेंज कर रहे हैं। 2022 में मैं 4th प्रीलिम्स में फेल हो चुका था, तो आई नीडेड टू डू समथिंग डिफरेंट, सो दैट्स व्हाई आई जॉइंड फोरम कि MGP में कुछ तो अलग है जो मैं ज्वाइन करके देखता हूँ। आयुष? Sir, I don't know how it happened, but I just came randomly to Forum IAS. Actually, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, मतलब है ना कि बाकी लोगों ने ड्यू डिलिजेंस किया था, तुमने ड्यू डिलिजेंस नहीं किया था। So from metro station, my classroom is on the other side, but on the first day I came this side. अच्छा। So I saw this like in floor by floor, it is a different coaching, na. So I was not sure of like where to go. असली Someone sent me in to the underground. That time the whole work was done underground. That the test series and the registration, all thing were there only. So I went there and then I asked for the mains test series MGP Plus. So I enrolled in it, and then I also enrolled in the prelims test series. Prelims, when it comes to the prelims preparation, how much time do you think, आपको क्या समय लगता है कि कितना समय डेडिकेटेड तरीके से मैं प्रीलिम्स को देना चाहिए? और प्रीलिम्स को आप लोगों ने क्लियर किया है, तो क्या सेंट्रल प्रिंसिपल्स हैं, क्या मूल सिद्धांत वो हैं जिसको फॉलो करना चाहिए प्रीलिम्स की तैयारी में आपके हिसाब से? आशीष? सर मेरे हिसाब से प्रीलिम्स के लिए सबसे ज़रूरी है आप जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनको क्लियर करें। बेसिक बुक्स हो गए, नोट्स हो गए, और उसके बाद सबसे ज़रूरी है मॉक्स अटैम्प्ट करना। तो मैं 2 बार प्रीलिम्स में फेल हुआ हूँ, और दोनों बार ही मेरी गलती रही कि मैंने मॉक्स नहीं लगाए थे। उन प्रीलिम्स में सिर्फ 2-3 ही मॉक्स लगाए थे, बाकी 3 बार मैं पास हुआ। तो उनमें मैंने एनफ मॉक्स लगाए, एनफ कॉन्फिडेंस लिया कि यस आई कैन मेक इट, और सब में मैं ये कोशिश करता था कि 100 या 120 प्लस तो मेरे आ ही जाएँ, तो मुझे कॉन्फिडेंस आ जाता था। वही कॉन्फिडेंस है जो एक्चुअली एग्जाम में काम करता है। सौरभ? प्रेटी मच सिमिलर। सो प्रारंभिक परीक्षा में अगर आपको सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होना है, तो उसका मूल मंत्र अगर कोई पूछेगा तो सर 5000 प्रश्न अगर लगा लेते हैं, क्योंकि सर लोग ये पूछते हैं कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं। तो आई से टू देम कि आप ये सही मेट्रिक, सही पैरामीटर नहीं है। आप क्वांटिफाई कर सकते हैं प्रिपरेशन को एक क्वेश्चन अटैच करके, कि अगर आई हैव डन 5000 क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन करने का मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन ही कर रहे हैं, मतलब उसका आंसर भी पढ़ना है। एंड ऑब्वियसली आप क्वेश्चन करेंगे तो उसका बेस मटेरियल तो पढ़ेंगे ही, मतलब बिना तो उसके मन करेगा नहीं। तो सर उससे क्या होगा कि जो श्योर शॉट क्वेश्चन जो होने हैं सबके सही, वो तो ऑलमोस्ट कोई सीरियस बच्चा है उसको सब सोर्सेज पता है वो कर ही देगा। लेकिन बात जो है वो जो क्वेश्चन जो लिमिटेड नॉलेज के साथ सही करने हैं, तो उसको आप इंटेलिजेंट गेस कर लें, गेस कह लें, तुक्का कह लें, जो भी कह लें, तो वो आपको सही करना है सर। तो उसके लिए टेस्ट सीरीज की बहुत अहम भूमिका है। जैसे कि उन्होंने बताया कि जिस साल उन्होंने कम दी है, तो उसका कहीं ना कहीं प्रोफेशनलिटी दिखता है। अब कई लोग ऐसे आपको मिल जाएंगे जो 4-5 देंगे, बट उनकी एक्यूरेसी या फिर इंट्यूशन उतना अच्छा रहता है कि कम दे के भी हो जाता है। बट मैंने सर ऐसे ही रखा था। और ये सर ऐसा नहीं है कि 5000 बिल्कुल आप 50 टेस्ट का टारगेट बनाएंगे, 5000 क्वेश्चन इज इक्वल टू 50 टेस्ट, तो 50 नहीं देंगे, 30 देंगे, 40 देंगे, तो कुछ आप बेटर करेंगे। तो सर ये अप्रोच पे मैं गया, एंड मेरा यही था सर। 2 महीने थे मेरे पास, तो मैंने रखा कि भाई मुझे टेस्ट देने हैं एंड बेसिक नोट्स वगैरह जो सब वो करने हैं। एंड सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा सर, ये प्रिपरेशन भी काफ़ी लोग कर देते हैं, बट प्रीलिम्स के पेपर में हमेशा यूपीएससी थ्रोज सरप्राइजेस एवरी ईयर। कितना भी सीजन्ड कैंडिडेट हो, कुछ भी हो, हर सबको सरप्राइज होता है प्रीलिम्स के पेपर में। तो उस समय अपना धैर्य बना के रखना, संयम रखना, समता में रहना, ये सबसे अहम है सर। क्योंकि उस टाइम पे कोई खो देता है ना कि अरे अब क्या होगा, तो सालों की प्रिपरेशन उस टाइम पे खराब हो जाती है। उस टाइम पे हम लोग अपने आप को जज करने लगते हैं कि अरे गया, तो वो सब 2 घंटे बाद कर लीजिएगा, बाद में कर लीजिएगा। उस टाइम पे अपना जितना नॉलेज बेस्ट है उसको यूज करके टिक करिए, सबसे जो क्लोज लग रहा है, उतना डबल वो मत करिए, पहले ये बी लगाया फिर ये लगाया। जो फर्स्ट इंट्यूशन में सही लग रहा है उसको वो करके, जो पहला इसका तरीका भी है सर कि फर्स्ट आप जो श्योर क्वेश्चन है वो कर लीजिए, 20-30 वो होंगे आइडियली, 15 भी हैं तो घबराए नहीं। फिर नेक्स्ट वाला जो पोर्शन है उसमें
जो ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं जिसमें मैक्सिमम स्टेटमेंट आते हैं, 1-2 स्टेटमेंट नहीं आते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन करिए सेकंड कैटेगरी, तो वो तो आपको करने ही पड़ेंगे। और फिर देख लीजिए कि आपका अटेम्प्ट काउंट कितना बन रहा है। फिर आप करिए कि जो क्वेश्चन जिसमें आपको 1-2 स्टेटमेंट आते हैं, ज्यादातर स्टेटमेंट नहीं आते हैं, तो उस पर आप रिस्क लीजिए, लेकिन वो नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितना क्वेश्चन करना है ये भी आपको टेस्ट सीरीज के ही थ्रू पता चलेगा कि क्या आपका स्वीट नंबर है, गोल्डन नंबर है। आयुष, सर यही मॉक वाली स्ट्रैटेजी ही थी, बट इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए मैं ऐड करना चाहूँगा कि थ्योरी पता होनी चाहिए। एक बेसिक नॉलेज आप लेके आइए। जैसे मैंने और मेरे फ्रेंड ने काफ़ी लो स्कोर से स्टार्ट किया था, क्योंकि उस समय मैं फाउंडेशन कोर्स कर ही रहा था, मैं शुरू ही किया था, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था। तो ये मैंने शुरू किया था, बट फोरम का पीटीएस की एक अच्छी चीज़ थी कि सेक्शनल वाइज जो टेस्ट हैं तो धीरे धीरे आपका बिल्ड करते रहते हैं, चाहे स्कोर कुछ भी हो। तो एक वो चीज़ है सेक्शनल से, मतलब वो आपकी जो नॉलेज है वो सब्जेक्ट वाइज वो एनरिच हो जाती है। उसके बाद जो रैंडम क्वेश्चंस हैं उनको आप डिफरेंट अप्रोच से वो कर सकते हैं। बाकी जो ऐसा मार्जिन था कि 50 टेस्ट ये बोले, तो मैं ऐसा 100 टेस्ट लेके चलता था तो दैट्स वाई मतलब मैंने जहाँ से फाउंडेशन कोर्स किया था वहाँ की, फिर फोरम का सिमुलेटर होता है, फिर पीटीएस वाला ये पूरा एक, और फिर ओपन जहाँ जहाँ होते हैं तो वो सारे मैंने ओपन दे दिए। न्यूज़पेपर का कितना रोल रहा है आपके सिलेक्शन में, और कितना टाइम आप न्यूज़पेपर को देते थे या दे पाते थे? सर मैंने शुरू से ही न्यूज़पेपर को हमेशा सुप्रीम रखा कि न्यूज़पेपर मुझे हर दिन पढ़ना ही है। एक्चुअली माई डे स्टार्टेड विद न्यूज़पेपर ओनली। जब तक मैं न्यूज़पेपर पहले उठ के नहीं पढ़ लूँगा मुझे पढ़ने की फील आएगी नहीं पूरे दिन। So newspaper was a thing which I used to read, and it took me around 1 hour, less than 1 hour. And throughout 5 years, I have read newspaper. Sir, actually the importance of newspaper I realized during time of interview preparation. क्योंकि सर मैं पहले मतलब जो जस्ट जिस साल मैंने अटेम्प्ट दिया उससे पहले मैं जॉब में था, एंड जॉब वाज लाइक 70-80 आवर्स अ वीक टाइप ऑफ जॉब, तो उसके साथ पॉसिबल नहीं था कुछ और कर पाना। तो सर न्यूज़पेपर मैं उस टाइम तो नहीं पढ़ पाया, मतलब तो मैंने प्रीलिम्स के लिए भी ईयरली कंपाइलेशंस, मेल के लिए भी ईयरली कंपाइलेशन, बट व्हेन आई वाज इन कॉलेज तब मैं ब्रीफली पढ़ा करता था न्यूज़पेपर। लेकिन जब मैंने इंटरव्यू प्रिपरेशन की स्टार्ट की तब मैंने मिंट वगैरह भी पढ़ना स्टार्ट किया। 2 न्यूज़पेपर में पढ़ता था डेली। तब आई रियलाइज्ड कि न्यूज़पेपर इज सो रिच रिसोर्स। जो लोग बात करते हैं वैल्यू एडिशन और ये सब चीज़ें, तो न्यूज़पेपर से सर बस जो आई कैचिंग, और ये भी है सर न्यूज़पेपर के नोट्स का ये भी काफ़ी क्वेश्चन रहता है, तो बस आई कैचिंग मुझे लगता है कि सर इंटरव्यू की प्रेप के दौरान मैंने देखा कि न्यूज़पेपर में काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आती है, जनरली मैगजीन में नहीं रहती है, या फिर एक अच्छा फ्लो रहता है। तो सर उससे एस्से में हेल्प होता है कि आपको लैंग्वेज बेटर होगी, फ्लो लिखना आएगा, एथिक्स में बेटर होगी क्योंकि रीडिंग स्पीड आपकी बढ़ेगी तो आप केस स्टडी जल्दी पढ़ लेंगे। सीसैट में रीड एंड कॉम्प्रिहेंशन में हेल्प होने वाला है क्योंकि आप डेली पढ़ते हैं तो उसमें बेनिफिट होने वाला है। वैल्यू एडिशन के लिए सर अगर आप एक न्यूज़पेपर से डेली एक नोट्स, एक कोई आई कैचिंग चीज लिख दें तो 365 दिन है आपके पास 300 ऐसे फैक्ट फिगर कोट हो जाएंगे। जस्ट पावर ऑफ कि एक चीज, और लोग अगर क्योंकि आप न्यूज़पेपर का नोट्स भी बनाना पूरा बैठेंगे तो टाइम लगेगा, फिर आप छोड़ देंगे अल्टीमेटली। तो ये था सर कि बस मैंने इंटरव्यू के टाइम पे ऐसा किया था, मुझे लगा था कि मैंने काफ़ी ये चीज़ मिस कर दी, क्योंकि अब मैं दोबारा अगर मुझे करना पड़ता, भगवान न करे, तो फिर मैं ऐसे ही करता कि बस एक चीज़ मैं नोट करता। एंड दूसरा एक इंपॉर्टेंट रहता है सर कितने टाइम में करें न्यूज़पेपर। तो इसका भी मेरा था सर कि एक ये प्रेशर रहता है कि यार 1 घंटे में करना ही है, 1.5 घंटे में करना ही है, तो उतना प्रेशर लेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। मतलब 1 घंटे में जितना पढ़ पा रहे हैं पढ़ के क्लोज करिए उसको। एटलीस्ट यू आर बेटर देन 90% ऑफ द क्राउड हु इज नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर एट ऑल। तो 1 घंटे में अच्छा एडिटोरियल आए, 2 ही एडिटोरियल पढ़िए, आगे बढ़िए, और बस आई कैचिंग चीजें 1-2 लिख के आगे बढ़िए। तो आई थिंक इवन यू डू दैट, द बेयर मिनिमम, यू विल बी डू एक्सपोनेंशियली वेल। सर डेली पढ़ता हूँ, अभी भी पढ़ता हूँ, और अनफॉर्चुनेटली इट हैज बिकम अ बैड हैबिट बिकॉज फ्रॉम इंटरव्यू टाइम आई स्टार्टेड रीडिंग 2 न्यूज़पेपर्स एंड आई एम स्टिल रीडिंग 2 न्यूज़पेपर्स। इंटरव्यू के समय आई थिंक हमारी बातचीत हुई थी उस समय। तो मैं अभी भी मैंने कल भी द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा, तो मैं 2 न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, लेकिन इसका डायरेक्ट सब्सटेंशिएशन होता है। न्यूज़पेपर का बेनिफिट हमेशा लॉन्ग टर्म में आता है, और एज एन इंट्यूशन जो बात हुई, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे द हिंदू में आपको एक कॉन्गो पे आर्टिकल मिल जाएगा कि कोबाल्ट कॉन्गो में है एंड चाइना कंट्रोल्ड है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन उधर था। द हिंदू में आपको चंद्रयान 3 के इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब मैंने शायद वो मैगजीन में कहीं नहीं देखे, तो वो उसमें डायरेक्ट आए थे, वो मेंस में डायरेक्ट पूछे गए थे। तो कोरिलेशन है, बट आप उसको 1 महीना 2 महीना पढ़ के शायद आउटपुट ना निकले, उसको लॉन्ग टर्म पढ़िए और एज अ हॉबी पढ़िए, तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। वंडरफुल। आप लोग फोरम आए, इसमें तीनों लोगों ने मेंस गाइडेंस प्रोग्राम MGP किया हुआ है, सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद फोरम एंड द कंटेंट एंड एवरीथिंग दैट वाज देयर? सर कंटेंट वाइज तो काफ़ी एनरिचिंग है वो आंसर्स। मैंने उन्हीं से
एथिक्स के लिए क्योंकि टाइम उतना नहीं था और वो आपको GS3 से GS4 में ट्रांजिशन करना होता है, तो मैंने उन्हीं से कुछ की टर्म्स उठा के शॉर्ट मतलब 1 पेजर 2 पेजर कुछ बना लिया था ताकि वो रिवाइज कर सकूँ एंड मोमेंट पे। बाकी MGP की बात यह है कि कंटिन्यूटी देता है और कंसिस्टेंसी देता है। तो अगर आप सिर्फ इतना कर दें कि आप आ जाएं, आप लिखें और एक बार पढ़ लें कि क्या, भले ही आपने लिखा नहीं है पर उसका आंसर पढ़ लें, तो आप रेप्लिकेट करने लगेंगे धीरे धीरे। तो ये एक अच्छी चीज़ है जो MGP के साथ है। सर अच्छा एक्सपीरियंस था। सो मेरा ये रहता था सर कि कोई भी मैं टेस्ट दे रहा हूँ, नॉट जस्ट मतलब ऑप्शनल के भी जो मैं टेस्ट देता था, तो मेरा ये रहता था कि टेस्ट देने का एक प्रोसेस है कि टेस्ट लिखना है पहले तो 3 घंटे में, फिर अगले दिन उसका सोल्यूशन पढ़ लेना है, फिर जब वो कॉपी चेक हो गया है तो उस पर कमेंट्स देख लेना है। मार्क्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो किसी को नहीं पता रहता कि फाइनल में कितना आने वाला है। बट सर उसका 4th प्रोसेस जो है जनरली लोग नहीं करते हैं, मुझे लगता है मेंटर कॉल। मेंटर कॉल का ये मतलब है मेरा कि किसी थर्ड पार्टी सीनियर पर्सन से आप दिखवा लीजिए एक बार कॉपी। एंड जरूरी नहीं मतलब इसके लिए आपको टेस्ट सीरीज ही ज्वाइन करनी है, बहुत लोगों का फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं रहता है, कई चीज़ें हैं, हर तरह के लोग हैं, तो आप एक पीयर ग्रुप बना लीजिए, उसमें आपस में देख लीजिए मतलब कि एक थर्ड, क्योंकि हम लोग अपना आंसर लिखते हैं तो अपना लिखा हुआ बहुत अच्छा लगता है कि हम सब आता है, लेकिन जब वो थर्ड पर्सन देखता है तब आपको एग्जैक्टली बता पाता है। तो आप किसी सेलेक्टेड कैंडिडेट के पास, अगर आपका मतलब टेस्ट सीरीज आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप किसी सेलेक्टेड कैंडिडेट के पास आप जाएं। बहुत लोग अपना ईमेल आईडी या शेयर करते हैं तो उनको आप अप्रोच कर सकते हैं, आपके फ्रेंड्स ग्रुप्स हो सकते हैं। एंड लेकिन सर वो ज़रूर करना चाहिए। एंड MGP में मेरे को यही अच्छा लगा कि रोहिणी मैम थी तो उन्होंने मेरी सारी कॉपीज़ देखी। मैंने ऑलमोस्ट सारे टेस्ट भी लिखे हैं, GS3 का 1-2 टेस्ट नहीं लिखा था, बट सारे टेस्ट लिखे, सारे कॉपीज़ उन्होंने देखी, स्ट्रेंथ्स बताई, एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट बताए, एंड एक प्रोग्रेस देखा। तो सॉल्यूशंस भी मैंने सर GS2 के पढ़े थे, सारे सॉल्यूशंस मैं नहीं पढ़ पाया था, GS2 के पढ़े थे, GS3 के भी कुछ पढ़े थे, दे वर ऑफ गुड क्वालिटी। विथ रिस्पेक्ट टू नोट मेकिंग, सो किस तरह से आप लोग नोट्स मेकिंग ज़्यादा करते थे या फिर बुक्स से ज़्यादा पढ़ते थे, और नोट मेकिंग का आपका फॉर्मेट क्या था, मतलब पेपर पे नोट्स ज़्यादा बनाने का आपको था या डिजिटल नोट्स पर आ गए थे? टू स्पीक इन 1 by 1, क्योंकि नोट्स आपने खूब बनाए होंगे। नहीं सर, मैं नोट्स नहीं बनाता था, बहुत ज़्यादा आप। अच्छा, मैं बुक्स में अंडरलाइन करता था, हाईलाइट प्रीलिम्स करता के लिए था। तो वर्कआउट कर जाता है, लेकिन मेंस के लिए आपका क्या अप्रोच था? मेंस के लिए सर कुछ सब्जेक्ट्स के नोट्स बनाने पड़ते हैं, जैसे पॉलिटी के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो नहीं मिलती हैं थियोरेटिकल चीज़ें लक्ष्मीकांत में, तो उसके लिए नोट्स लिखने पड़ते हैं। और जो भी सब्जेक्ट में सिक्योरिटी वगैरह हो गए, इनके नोट्स बनाए थे मैंने कि इनका कोई कंटेंट है नहीं, कोई डेफिनेट बुक मेरे को मिली नहीं थी। बाकी मैं बेसिकली बुक्स पे ज़्यादा रिलाई करता था कि बुक में अंडरलाइन करूँ, फिर उसको मैं अंडरलाइन लेवल करके अंडरलाइन करता था कि ये कलर का मेरा सिंगल लेवल है, देन डिफरेंट कलर कर दूंगा, डबल लेवल हो जाएगा, फिर उसको सर्कल कर दूंगा ब्लैक पेन से, रेड पेन से मार्क कर दूंगा, तो ये लेवल बढ़ता जाएगा कि नेक्स्ट टाइम इफ़ आई कम बैक देन आई वुड नो कि डिपेंडिंग ऑन द टाइम विच लेवल आई वुड रिवाइज। तो जैसे 4th लेवल होता था कि ये हाईएस्ट लेवल है जो मैं भूलूंगा ही भूलूंगा, तो उसको सबसे पहले जाकर रिवाइज करूंगा, फिर ऐसे घटता रहता था लेवल, तो फिर रिवाइज कर लेता था। तो मेनली मैंने बुक्स पे रिलाई किया और थोड़े बहुत नोट्स मैंने बनाए थे। और नोट्स डिजिटल थे या पेपर नोट्स थे? टोटली पेपर। सर इन्होंने जो बताया काफ़ी एक अच्छा मेथड है, क्योंकि हम लोग जब फर्स्ट रीडिंग करते हैं, आई विल कम टू द नोट मेकिंग लेटर, बट जस्ट उन पे ऐड ऑन करना था कि आप कुछ भी पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट रीडिंग पे आप कुछ अंडरलाइन मत करिए, क्योंकि फर्स्ट रीडिंग तो आपको समझने में ही लग जाएगा। सेकंड रीडिंग में कोशिश करिए प्रीलिम्स स्पेसिफिक एक अलग कलर से हाईलाइट कर दीजिए, मेन स्पेसिफिक एक अलग कलर से हाईलाइट कर दीजिए। इन्होंने सेम चीज़ ऑलमोस्ट लेवल के रूप में की, लेकिन हाईलाइट का ये भी मतलब नहीं है कि पूरा बुक रंग बिरंगा हो गया। उसका ये है कि सर एक उसका सिंपल रूल होता है कि एक सेंटेंस है तो उस सेंटेंस में आपको वो वर्ड हाईलाइट करना है, जिस वर्ड को आप रिमूव करेंगे तो सेंटेंस मीनिंगलेस हो जाएगा। तो दैट इज द बेसिक रूल। एंड क्योंकि आप और ये एक्सरसाइज करके भी देखते हैं, काफी इंटरेस्टिंग होता है कि 3-4 वर्ड आप हटाएंगे ना तो सेंटेंस का मीनिंग सेम रहता है, क्योंकि आप कीवर्ड हटा नहीं रहे हैं, उसका हाईलाइट बस उतना पोर्शन करना होता है। मैंने भी सर नोट्स के नाम पे जहाँ पे मैंने कोचिंग की है GS की और ऑप्शनल की, उनके पास मेरे पास क्लास नोट्स है, कुछ कॉपी में थे, कुछ मतलब iPad वो डिजिटल ही था, लेकिन वो मतलब हैंड रिटन था। तो ये था सर। एंड शॉर्ट नोट्स, ये नोट्स और शॉर्ट नोट्स में भी काफ़ी डिफरेंस हो गया आजकल। तो शॉर्ट नोट्स के नाम पे मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं था। ये था कि मेंस के कुछ टॉपिक जो मेरे क्लास नोट्स में नहीं थे, उनके मैंने 1-2 पेजर नोट्स बना लिए थे। एंड शॉर्ट नोट्स के नाम पे सर ऐसे ही डायरीज मेरे पास थी, मेरे को डायरी राइटिंग का भी बहुत शौक है, तो ऐसे मैंने 3-4 डायरीज बनाई हुई थी। एक एथिक्स की डायरी थी, उसमें बस वैल्यू एडिशन, कोट, एग्जाम्पल, गुड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस, स्पीचेस फ्रॉम बेस्ट लीडर्स,
एथिक्स की ऐसी डायरी थी, एक डायरी ऐसी थी फैक्ट्स की डायरी थी, उसमें लगभग लास्ट तक आते आते 500-600 फैक्ट्स हो गए थे। एक डायरी थी जिसमें कमिटीज और रिपोर्ट्स रिकमेंडेशन थी, एक डायरी थी जिसमें जजमेंट्स थे। शॉर्ट नोट्स के नाम पे मेरे पास ये था, बाकी लार्जली बुक एंड और डिजिटल नोट्स बनाते, सब कुछ डिजिटल, कभी डिजिटल भी कभी पेपर भी। वो भी मूड चेंज करने की, मतलब पेपर पे लिखते लिखते वो हो गए तो वो उस पे लिखने लग गए उसकी पेंसिल से, डिजिटल पेंसिल से, और वो उससे बोर हो गए तो उस पे। सर जितना ऑप्टिमाइज कर सके, जितना एंजॉय कर सके इस प्रिपरेशन को। आयुष सर अगर नोट मेकिंग की बात करूं तो स्पेसिफिकली मैं ये बोलूँगा कि फर्स्ट यू रियलाइज व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर. If you can segregate a topic, if you can classify it appropriately, then make it. Like for example, judgment case. So I have a digital note on judgments. Only mentions judgment. And then if like for interview, I switch from Evernote to have that handwritten notes because I cannot classify it which topic it is suitable with. So do it if you can classify it. Make the digital notes, else make handwritten notes. It's up to one's preference. So Ashish, you were also in current affair classes यहाँ पर. So current affair classes, what over and above जो न्यूज़पेपर में पढ़ रहे थे या क्या, उसके ऊपर आपको करंट अफेयर क्लासेस जो यहाँ पर हो रहे थे उसमें क्या आपको मिला, क्या लगा आपको? सर न्यूज़पेपर में करंट अफेयर्स डेफिनेटली कवर तो होता ही है, बट कुछ चीज़ें हैं जो न्यूज़पेपर में कवर नहीं होती हैं, और जो चीज़ें कवर हो रही हैं ऐसा भी हो सकता है कि उनकी डेप्थ पूरी ना हो, वो रीडर बेस पे डिपेंड करता है क्या लिखना है। तो दीपेन सर की क्लासेस में एक चीज़ अच्छी होती थी कि उनके हैंडआउट्स बहुत अच्छे हैं, तो रीडेबिलिटी अच्छी होती थी। एक बार अगर वो समझ लिया सर की क्लास में डायरेक्ट, तो हैंडआउट्स बहुत जल्दी रिवाइज अपन कर सकते हैं। और सर जो हैं वो केस स्टडीज़ बहुत देते हैं, डिफरेंट एग्जाम्पल्स, वेरी आई कैचिंग एग्जाम्पल्स, केस स्टडीज़ और याद करने का तरीका। और उससे ज़्यादा मुझे जो सबसे काम की चीज़ लगी तो आंसर राइटिंग पार्ट, कि एक टॉपिक पढ़ा हाफ एन आवर में 1 आवर में, उस पर एक आंसर लिखा, तो प्रॉपर उस टॉपिक का आंसर लिखा तो आंसर दिमाग में जाएगा और टॉपिक भी दिमाग में जाएगा, और एक सिंगल आंसर को अगर अपन एवेल्युएट करेंगे तो ज़्यादा अच्छी पकड़ देगा कि कितने टाइम में लिखा है और क्या उसकी क्वालिटी है। तो ये मेरा करंट अफेयर्स क्लास का एक्सपीरियंस रहा है। और आप हैंडआउट्स वगैरह जो मिलते थे क्लास में, तो उसमें हैंडआउट्स का प्रिंट आउट लेके उसके ऊपर लिखते थे, या फिर आप अलग से कैसे पूरी नोट्स की अलग कॉपी बना? हैंडआउट्स का प्रिंट आउट भी लेता था मैं और अलग से लिखता भी था, सेपरेट ब्लैंक शीट पे पूरा दोबारा लिखता था जो सर क्लास में बोर्ड पे लिखते थे, क्योंकि अगर ऐसा होता था कि हैंडआउट्स में जगह ही नहीं है, वो थोड़ा सा लिखना है, 2-4 क्लास करके देखा तो पता चला हैंडआउट छोटा पड़ गया, वो आ ही नहीं रहा उसमें, तो फिर बहुत हौच-पौच हो जा रहा था। तो फिर शुरू से चालू किया कि दोबारा ब्लैंक पेजेस लेके पूरा लिखूंगा। तो फोरम में जो करंट अफेयर्स करते हैं हम लोग जनरली चाहते हैं कि वो पेपर न्यूट्रल रहे, मतलब बहुत बच्चे ये सोच कर आते हैं कि अच्छा ये पेपर 2 का है, अच्छा ये पेपर 3 का है, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि ओवरऑल एक ओवरआर्चिंग सपोर्ट दें अक्रॉस द पेपर्स। तो आपको वो चीज़ कंटेंट रेप्लिकेट कर पाए थे बाकी पेपर्स में? हाँ सर, पूरा कंटेंट जो पेपर न्यूट्रल रहा ही, कि बहुत सारा कंटेंट ऐसे में भी मैंने यूज़ कर लिया था कहीं से जो आई कैचिंग फ्रेजेस हैं, और GS 1 में भी बहुत सारा मटेरियल यूज़ होता है 2 और 3 का, और एथिक्स में भी गया था 2 और 3 का मटेरियल। तो पेपर न्यूट्रल तो डेफिनेटली रहेगा। जब आप एग्जाम लिखने बैठोगे तो उस टाइम पे ये नहीं याद आएगा कि ये 2 में पढ़ाया था 3 में पढ़ाया था, वो टाइम पे तो क्वेश्चन की डिमांड देख के जस्ट एकदम से क्लिक कर जाता है कि हाँ ये इस क्वेश्चन की डिमांड को एड्रेस कर रहा है। इवन आप क्वेश्चंस देखें तो क्वेश्चंस भी सब्जेक्ट की जो इंटर सब्जेक्टिविटी बढ़ रही है क्वेश्चंस में, इंटरलिंक करके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आंसर भी वैसा ही होने चाहिए और फिर प्रिपरेशन भी वैसी ही होनी चाहिए कि हम ऐसे करके पढ़ें इंटरलिंक करके और इंटरलिंक करके ही लिखें। तो वो यहाँ मिला मेरे को। अच्छा, सो दीज डेज ऐसे पेपर है उसमें एब्स्ट्रैक्ट एंड फिलोसफिकल टॉपिक्स का काफ़ी बोलबाला है। सो हमने जब स्टार्ट किया था तो उस समय हम एक वैकल्पिक टॉपिक्स रखते थे। थैंकफुली पहली बार जब यूपीएससी ने पूरा पेपर फिलोसफिकल टॉपिक से डाला था तो हमारे बच्चों ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था, क्योंकि हम वो पहले से प्रैक्टिस करा रहे थे। कुछ बच्चों का मेल भी आता था कि सर ऐसे फिलोसफिकल टॉपिक्स यूपीएससी नहीं पूछता है। तो थैंकफुली अभी सारे टॉपिक्स फिलोसफिकल हो रखे हैं और मार्किंग स्कीम में भी उसके कारण सब्जेक्टिविटी काफ़ी बढ़ गई है। तो ऐसे के लेकर आप लोगों का पहले तो स्कोर कैसा रहा और उस बेसिस पे आपको क्या लगता है आपका क्या अप्रोच रहा? सो लेट अस गो विथ सर थैंकफुली 136 इन एसे विच इज़ वेरी गुड। एंड ऐसे सर मेरा नेचुरल राइटिंग फ्लेयर था, मेरे को राइटिंग पसंद है, तो मुझे सर ये कभी एक बर्डन की तरह पेपर नहीं लगा। मतलब जब मैं बोर हो रहा हूँ मैं एक ऐसे लिख लेता था, एंड ऐसे को एक ऐसा एक्सरसाइज की तरह रखता था कि लेट्स प्रेजेंट माई नॉलेज।
और एक अच्छा कि मतलब यार 10 पेज लिखना एक टॉपिक पे, दिस इज़ अ गुड थिंग, मतलब एक अच्छा एक्सरसाइज है, दिमाग ट्रेन हो रहा है उस हिसाब से। एंड ऐसे का सर बेसिक मेरा ये था, इस साल थैंकफुली सोशियोलॉजी के टॉपिक से रिलेटेड, मतलब एक सोसाइटी का टॉपिक मैंने लिख दिया था, सोसाइटी जस्टिस और चैरिटी के ऊपर था, एंड एक थिंकिंग लाइक अ गेम वाला लिख दिया था। तो ये भी कोई ज़रूरी नहीं है सर कि फिलोसफिकल हो सकता है, इस साल फिर से सोशियोलॉजिकल या हेल्थ जो भी आ जाए, तो ये प्रेडिक्ट कर पाना तो मुश्किल है, लेकिन ये है कि डाइवर्स चीज़ों पे आप लिखते रहते हैं तो बेनिफिट आपको मिलेगा। ऐसे में सर अगर आपका रीडिंग भी बहुत डाइवर्स टाइप का है, कि बहुत लोगों को फिक्शन इंट्रोड्यूस कैसे करते थे अपने ऐसे टॉपिक्स को? इंट्रोड्यूस करने का सर मेरा ये रहता था कि जो मैं ब्रेनस्टॉर्म कर रहा हूँ, जो चिंतन कर रहा हूँ 30 मिनट में, तो उसमें जो फर्स्ट पॉइंट आ रहा है मेरे दिमाग में वो जनरली बेस्ट पॉइंट होता है। वो बेस्ट पॉइंट इसलिए होता है क्योंकि उस टॉपिक का मीनिंग हमें क्लियर हुआ दिमाग में। जो फर्स्ट या सेकंड पॉइंट स्ट्राइक होता है वो उस मीनिंग से सबसे क्लोज होता है। आई मेड दैट द इंट्रोडक्शन। Sir, I don't think I'm a suitable person to answer this. I scored only 73 marks. Then 73 मार्क्स के बाद यू मेड इट टू द लिस्ट। तो सबसे तो नंबर कहाँ पर किस किस पेपर्स में आपके अच्छे आए? को Sir, optional 336. 336। ऑप्शनल क्या है आपका? Mathematics. Then interview 190. And then GS4 116, GS2 111. अच्छा, सब में फिर मतलब अच्छे ही रहे बेसिकली। कंपेंसेट, क्योंकि ओवर कंपेंसेट भी, नॉट जस्ट कंपेंसेट, ओवर कंपेंसेट करना था। चलिए हाँ, तो ऑप्शनल में वहाँ मिल गया, और बाकी आई थिंक जीएस का भी स्कोर ठीक ही हो गया, फिर ये 2 पेपर में हो गया। तो आशीष, आपका क्या अप्रोच रहता था ऐसे का, और कैसा? सर ऐसे को लेके मैं हमेशा से फिलोसॉफिकल ऐसे में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता था। मेरे मार्क्स इतने ज़्यादा नहीं आए, 116 आए हैं, बट स्टिल फिलोसॉफिकल एसेज में कंफर्टेबल रहता था, क्योंकि बहुत होराइजन मिलता है सोचने को कि आप किसी भी डायरेक्शन में ऐसे को लेके जा सकते हो, बट वो उस टॉपिक से लिंक्ड होना चाहिए। टॉपिकल एसेज में मुझे लगता था कि बहुत ज़्यादा हमको टू द पॉइंट वो नॉलेज होनी चाहिए कि जिस टॉपिक पे पूछा गया उस पर लिखना है, बट थैंकफुली इस तरह के ऐसे पूछ नहीं जाते, सोशोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल ही आ रहे हैं। तो हमेशा से मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा कि आप टॉपिक दे दो, मैं कुछ ना कुछ सोच के रियल लाइफ में से निकाल के बना दूंगा ऐसे। और जो राइटिंग स्टाइल है वो मेरा ऐसा होता था कि जनरली बोलते हैं कि या तो कोट ले लो या एनेक्डोट ले लो शुरू करने के लिए, मैं दोनों ही ले लेता था। मैं कोट से शुरू कर देता था, फिर एक एनेक्डोट के थ्रू उस कोट को एक्सप्लेन भी करता था कि कोट कैसे फिट हो रहा है। और जनरली मेरा एनेक्डोट जो है वो रियल लाइफ एनेक्डोट रहता था कि आई वुड फाइंड समवन फ्रॉम द हिस्ट्री who can fit into that topic, and similarly मैं एंड भी करता था, तो सेम एनेक्डोट को पहले एंड करता था और फिर एक और कोट। ये मेरा स्टाइल रहा हमेशा से। गोइंग थ्रू दिस ईयर्स कभी ऐसा लगा, मतलब ऐसे तो आप लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट है तो बहुत वैलिड क्वेश्चन है, लेकिन कभी लग रहा था कि नहीं होगा प्रीलिम्स के समय या मेंस के समय या कैसे भी? सर अभी लगता है जैसे जब प्री निकला सर उससे पहले आई डोंट नो, बट समहाउ आई वाज कॉन्फिडेंट दैट आई विल गेट इन, because if you are putting the hard yards, then you know that you have done everything from your side. Like I have revised monthly compilation twice. I have read the whole compilation. I have read my notes. I have given test that has crossed 100. Similarly for mains, I realized okay, like it might not be something which I have done up to great heights. The scale is not much bigger, but still, like for essay, I have written around 10 tests or 20 essays. MGP I have written another coaching's test series. I have given another as well. So overall the scale was high, but still like mains I also realized personality test we cannot say. So overall it was a good feeling, and that's why this was the fear at the end, that if I do not qualify then I do not know where I have lagged and what to do. सर सो इट मूव्ड इन फेजेस। सो प्रीलिम्स के टाइम पे मुझे बहुत लगता था कि शायद नहीं होगा, क्योंकि प्रीलिम्स पता नहीं सर, ये एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम से मेरे को ऐसा बहुत वियर्ड फोबिया हो गया था कि मैं ओएमआर गलत भर दूंगा, लाइक वेरी वियर्ड फियर। तो ये लगता था, एंड पता नहीं ऐसा लगता था कि प्रीलिम्स नहीं होगा, दिस इज अ जेन्युइन। एंड तब मैंने रिजाइन भी किया था, और मतलब जस्ट मेरे पास एक ऑप्शन था कि मैं 24 का अटेम्प्ट देता, और एक ऑप्शन था कि ये 2 महीने करके करता, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, वो 24 मैं भी सोचूंगा, वो 25 लगेगा, ये 2 महीने भी सफिशिएंट है, अच्छे से मेहनत करूंगा, पढ़ाई हुआ ही है मतलब पहले का कॉलेज में, ये करूंगा हो जाएगा, ये सोच के मैंने रिज़ाइन किया था। एंड लेकिन ऑब्वियसली सर, क्योंकि मॉक टेस्ट में मेरे नंबर बहुत कम आते थे, मतलब 80s में बहुत अच्छा मॉक टेस्ट होता तो 80s में आता था, फाइनल मेरे 92 आए। एंड तो उस मॉक टेस्ट के स्कोर देख के मैं काफ़ी वो हो जाता, तो मेरे बड़े भाई भी कहते थे कि मेरे भी कभी 80s में नहीं आए, मेरे सारे प्रीलिम्स क्लियर हुए हैं, तो ये चिंता मत करो, इसमें कुछ नहीं होता। तो वो उनका सपोर्ट था, तो प्रीलिम्स के टाइम पे ये लगा कि नहीं होगा। प्रीलिम्स जब हो गया
तब मुझे लगता था कि यार प्रीलिम्स मेरा हो जाएगा तो मेंस में कर लूँगा, क्योंकि पता नहीं ऐसा फीलिंग था या सेल्फ बिलीफ या कॉन्फिडेंस, कहीं ना कहीं ऐसा लगता था। एंड उस पर मैंने बिल्ड किया एंड आई मेड इट श्योर कि यार मेरे को दोबारा प्रीलिम्स नहीं देना है, मैं उस ट्रॉमा से नहीं गुजर सकता। आई विल गो ऑल इन दीज 3-4 मंथ्स एंड आई मेड श्योर कि मैंने सब कुछ किया उस मेंस को वो करने के लिए। एंड मेंस में देख के आया तो आई वॉज 99.99% श्योर दैट आई विल गेट एन इंटरव्यू कॉल। 1.1% मान लीजिए थोड़ा संशय रहता है दिमाग में और इतना कोई नहीं रह सकता है, बट आई वाज वेरी श्योर कि आई विल गेट अ इंटरव्यू कॉल। नहीं आएगा इंटरव्यू कॉल तो आई विल लीव दिस प्रिपरेशन, क्योंकि मैं और कुछ कर नहीं सकता, मतलब इतना मैंने दिया और इंटरव्यू कॉल आ गई। लेकिन थैंकफुली इंटरव्यू कॉल के बाद इंटरव्यू मेरा उतना अच्छा नहीं हुआ था ऐसा मुझे लगा। 180 मार्क्स मेरे आए, जो कि डिसेंट है, बहुत हाई नहीं है बट डिसेंट स्कोर। तो इंटरव्यू के टाइम पे मुझे लगा कि शायद मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ है और कुछ ऐसे हो गया था इंसिडेंट्स कि मुझे लगा था कि शायद बहुत कम नंबर भी आ सकते हैं, 120s में भी आ सकते हैं। तो तब मुझे लगा कि यार अब मेंस तो अच्छा हुआ है लेकिन इंटरव्यू की वजह से हो सकता है बाहर हो जाओ। तो फाइनल रिजल्ट के टाइम पे ऐसी फीलिंग आ रही थी, लेकिन आई मेड इट श्योर कि यार नहीं होगा तो आई विल गिव वन मोर अटेम्प्ट एंड दैट इज माय एग्जिट रूट। मैं ये नहीं कि मतलब मैं देता रहा, आई विल गो बैक टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड और एकेडमिक्स और व्हाटएवर। आशीष, डिड यू एवर फील कि अटेम्प्ट्स मेरे सारे खत्म हो जाएंगे और IAS वाईएएस भी नहीं बन पाऊंगा? सर ये तो सेल्फ डाउट हमेशा ही रहता है, स्पेशली प्रीलिम्स। जब 4th अटेम्प्ट में प्रीलिम्स में फेल हो जाते हो तो एकदम से ही सब कुछ हिल जाता है कि क्या गलत लाइन में आ गया क्या, या वो डिसीजन गलत था क्या कॉर्पोरेट छोड़ने का। तो सर ये सेल्फ डाउट आता है। इस बार भी प्रीलिम्स दे के आया था मैं, तो GS के बाद तो मेरे को लग गया था कि GS तो हो जाएगा आराम से। CSET में डाउट था और CSET के मार्क्स भी मैंने देखे 68 आए मेरे। मतलब एक क्वेश्चन भी अगर मेरा गलत और हो जाता तो सब कुछ खत्म हो जाता उस वहीं पे। फिर मेंस दिया तो मेंस के बाद भी मुझे मतलब इतना कॉन्फिडेंस तो नहीं था क्लियर होगा नहीं होगा, बट ये था कि हाँ शायद इंटरव्यू कॉल मेरा आ जाएगा, मुझे इंटरव्यू देने मिल जाएगा एक बार। फिर इंटरव्यू दे के आया तो इंटरव्यू के बाद थोड़ा मेरा इंटरव्यू प्रेशर सिचुएशन इंटरव्यू हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो लग रहा था कि शायद इंटरव्यू में मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है, शायद ना मिले अच्छे मार्क्स। फॉर्चुनेटली 179 आ गए, ठीक है। हाँ, तो फिर लगा कि अब जब इंटरव्यू रिजल्ट का वेट कर रहे थे तो लग रहा था कि यार नहीं होगा शायद नहीं होगा, बस लिस्ट में नाम आ जाए बस कहीं भी। आई वॉज होपिंग फॉर दैट, बट फॉर्चुनेटली रैंक भी अच्छी आ गई तो अब तो ठीक है। 8th रैंक है, सबसे अच्छी ही है। मुझे याद है कि आपने, हमारी बात हो रही थी, आप बता रहे थे कि आपने लंबा सा मेल भी कुछ लिखा था सर को या फोरम को, कुछ क्या हुआ था वो, क्या आपदा आ रखी थी आप पर? सर आपदा ये आ रखी थी मेन से जस्ट 1.5 महीने पहले की बात है, अराउंड जुलाई एंड की। तो मैं सर की क्लासेस कर रहा था, लेकिन मेरा ये हो रहा था कि यार मैं 6-7 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मैं पूरा अपना बेस्ट नहीं दे पा रहा हूँ इस अटैम्प्ट में। हो सकता है मेरा मेंस का सिलेबस ही पूरा ना हो। तो सर को मैंने बस ऐसे ही मेल किया था कि सर either UPSC has become way too smarter for me to crack और I have become dumb over the years। सर हो क्या रहा है सर, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मेरा आउटपुट नहीं निकल रहा है ढंग से। मतलब आई एम नॉट वरीड अबाउट रिजल्ट, आई एम वरीड अबाउट माई एफर्ट्स आर नॉट फुल, दैट आई रियलाइज दैट टाइम। सो मैं बहुत थोड़ा सा चिंता करने लग गया था। तो सर ने बोला था कि आई हैव रेड योर आंसर्स आर प्रीटी गुड, एंड एट दैट टाइम ओनली ही सेड दैट यू विल स्कोर अ वेरी गुड रैंक। I don't know whether he did it for motivation or he saw that thing coming, he's experienced, but that worked for me and that put motivation inside me that yes you can do। so उसको लेके बस मैं चलता गया, पेपर देता गया, होता गया। एक चीज़ तो मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर हम लोग मोटिवेशन के लिए वेरी गुड रैंक वाली बात नहीं बोलते हैं। वो थोड़ा सा एक गट फीलिंग आ जाती है। दैट्स बिकॉज एवरी ईयर यू आर मीटिंग द स्टूडेंट्स एंड यू आर ऑल्सो मीटिंग टॉप रैंकिंग स्टूडेंट्स, तो वो थोड़ी सी फीलिंग आ जाती है। और दूसरी बात है कि कॉपी को लेकर डिसेंट अमाउंट ऑफ ऑब्जेक्टिविटी रहती है। ऐसा नहीं है कि कॉपी को लेकर आप यू कैन नॉट सी ए कॉपी एंड ऑब्जेक्टिवली आप नहीं बता पाओगे, वैसा नहीं हो पाएगा अगर आप, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट 1 ईयर, इट्स अबाउट एवरी ईयर, है ना। तो हर साल जब देखोगे तो खुद में भी वो बिलीफ क्लियर हो जाता है कि 7वें साल में ये कॉपी देख रहा हूँ, गलती तो नहीं करूँगा, तो वो चीज़ हो जाती है। डिप्रेसिंग सिचुएशन थी तो मेरे को लगा था कि शायद मोटिवेशन के लिए कह दिया। हाँ, ठीक है, मोटिवेशन के लिए भी कह दिया तो भी अच्छी चीज़ है। हाँ नहीं, दैट वर्क। पॉजिटिव एफर्मेशंस डू वर्क, पॉजिटिव फीडबैक लूप बन गया हो। नहीं, दैट इज़ वेरी मच नीडेड। हम लोग कभी मोटिवेशन सेशंस करते हैं, सो आई कीप आस्किंग माई सेल्फ वाई, बिकॉज आई हैव नथिंग न्यू टू से समटाइम्स। लगता है कि जो बच्चा पिछले सेशन में बैठा होगा वो क्या सोच रहा होगा कि सर तो बाकी, लेकिन यू हैव टू से गुड थिंग्स समटाइम्स एंड रिपीट देम, बिकॉज समटाइम्स पीपल आर नॉट लिसनिंग एंड समटाइम्स दे आर जस्ट रिमाइंडर्स, है ना। यू आर नॉट सेइंग समथिंग न्यू। वंडरफुल। सो व्हाट इज़ वन थिंग दैट यूड लाइक टू से टू पीपल हु हैव नॉट बीन एबल टू मेक इट टू द लिस्ट and the people who are appearing for the prelims right now? What is the one thing that you would want to say with respect to the mindset? क्योंकि पढ़ाई तो मेरा मानना ये है कि
अच्छे खासे बच्चे कर रहे हैं सीरियस एस्पिरेंट्स, तो क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? Those who have not made it to the final list and have been part of the interview process, for them I would like to say one thing, that please don't think that you are any less capable. It is just a matter of day कि हो सकता है उस दिन आपका डे नहीं था या फिर फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया. You are very much capable and you have to put in extra effort this year. अगर आपने अपना मन बना लिया है कि इस बार देना है एक बार और अटैम्प्ट, तो ये टाइम प्रीलिम्स के लिए पढ़ने का है. और जो लोग से प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं, प्रीलिम्स देने वाले हैं, उनके लिए तो मेरा बस यही कहना है कि बेसिक बुक्स पे फोकस करें और मॉक्स जरूर लगाते रहें, एग्जाम मोड में आ जाएं. एग्जाम मोड में आएंगे तो कंफर्टेबल रहेंगे एग्जाम के एक्चुअल प्रेशर में. Sir, to the people who have not made it to the final list, my heart goes to them. And sir, actually इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इंटरव्यू के जो ग्रुप बना था तो इतना अनफॉर्चुनेट हो जाता है सर कि 6-7 लोग हैं. स्टेटिस्टिक्स भी वैसे ही हैं कि 3 लोगों का होगा, 3 लोगों का नहीं होगा. तो द डे results came, I called all those 3 people who didn't made it, and I told them that don't worry, I'll do whatever. You're all are very bright, and वो सब लोग ही बहुत अच्छे थे सर. एंड वो हो जाता है कि बार कुछ चीज़ें वो स्टार्स अलाइन नहीं हुए. आई सेड कि जो भी आपको हेल्प चाहिए, आई एम ऑलवेज देयर. कुछ आपको कुछ भी बात करनी है, एंड मेरा ईमेल भी सर पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है. सो इफ एनीवन नीड्स हेल्प, आई विल बी विद देयर. एंड just have some patience, although I'm not in a position because fortunately everything by Almighty's grace I have made it. But have some patience, take an informed decision. If you want to come out of this exam loop, even that is a wise decision, but take it in an informed manner, not being driven by emotions. And if you want to do something else in life, it's okay, it's completely fine. No point in, and if you feel that you have done everything in this exam, just leave it. But if you want to reappear, and I know many selected people with very good ranks and appearing, and great salute to them, because it requires a lot of courage. If someone says to me that I'll have nightmares to repeat the same thing, so like huge salute and courage to people who have having that courage to reappear. And this decision of yours itself speaks volumes of your character. Sir, a simple word, be consistent in whatever you are doing. If you are consistent enough, then you can leave everything to the God, or if you believe in the God. So stars will align, and they do align, but we are not sure when. So that is the thing. For me, they have aligned, so I'm very fortunate. But I have seen people, and be a good person. So like I'm not sure if I can take the name, but that person last attempt did not qualify. But I used to write daily, apart from these test series, daily 7 to 8 questions of PYQs. So in the group was made such that every person has to write that. So he has inspired many people. I was also listening to one of the person who cleared in last attempt around 300 rank this time, I think. So the stories are wonderful, and it speaks of perseverance. I do not know if I have it, but if you are consistent, then you know that you have done your work. So that is all one needs. Chalo, that is wonderful. I thank you all.